ये फिफ्थ वीडियो है इनकम फ्रॉम सैलरी की, लेकिन जो फोर्थ वीडियो थी वो परक्विजिट्स की थी, तो उसको मैंने 4.1 बोला था और ये सेकंड वीडियो है परक्विजिट्स की, इसीलिए ये हो गई हमारी वीडियो 4.2। ठीक, पिछली वीडियो में हमने मोटर कार के बारे में, टैक्सेबल वैल्यू के बारे में बात किया था। इस वीडियो में अगर एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को रेंट फ्री हाउस दिया जा रहा है रहने के लिए, तो फिर उसको कैसे टैक्सेबल किया जाएगा ये देखेंगे हम। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जान लो जो कि मैंने फॉर्मेट के वक्त भी बताई थी कि इस साल असेसमेंट ईयर 2024-25 में रेंट फ्री हाउस में ही कुछ चेंजेस आया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में कोई चेंजेस नहीं आया है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो केस होता है। पहला केस होता है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब कि जो हाउस एम्प्लॉय को दिया गया है वो एम्प्लॉयर का खुद का हो, मालिक का खुद का हो। ठीक, और दूसरा कंडीशन होता है कि जिस हाउस में एम्प्लॉय रह रहा है वो हाउस रेंट पे या फिर लीज पे लिया गया है बाय एम्प्लॉयर। ठीक, तो इस साल असेसमेंट ईयर 2024-25 में इन्हीं दोनों में कुछ चेंजेस आए हैं, एक तरीके से एडिशन हुए हैं रेट्स के, तो वो आपको देखने होंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेंट फ्री हाउस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाओ। ठीक, स्टार्ट करते हैं। अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को घर मिला हुआ है तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बताया रहा होगा कि लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट कितना है, वो सीधे आउटर कॉलम में लिख देना। ठीक, उसके बाद अगर एम्प्लॉय को फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया है उस घर के साथ, तो अगर वो फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, यानी कि जो फर्नीचर एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया गया है वो फर्नीचर एम्प्लॉयर यानी कि सरकार का खुद का है, क्योंकि यहाँ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट कर दे रही होगी। अगर खुद का है तो सीधे सीधे जो भी फर्नीचर का वैल्यू दिया होगा उसका 10% निकालना और बाहर लिख के ऐड कर देना इसमें। ठीक, अगर वो फर्नीचर जो एम्प्लॉय को दिया गया है वो रेंट पे या फिर लीज पे लिया गया है, सीधे सीधे भाई इतना समझ लो कि अगर रेंट पे लिया गया है वो एम्प्लॉयर के द्वारा, मतलब कि हायर किया गया है, तो फिर आप क्या करोगे, जो जितने का भी हायर किया गया, सपोज करो 5000 का उन्होंने वो फर्नीचर हायर किया है जो एम्प्लॉय को दिया है, तो सीधे सीधे 5000 ऐड कर दोगे। ठीक, तो जो भी होगा इन दोनों के अकॉर्डिंग वो आप ऐड करके यहां लिख देना। फिर कई बार क्या होता है, कंसेशनल रेंट पे जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को घर देता है, तो अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया होगा इस रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड, तो आप उसको यहाँ पे लेस कर देना। ठीक, तब आपका आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। एक बार फिर से देख लो आप इसको, जो भी लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट है सीधे आउटर कॉलम में लिख देना। ठीक, अगर फर्नीचर प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉय को और वो फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है, तो आप सीधे सीधे फर्नीचर का 10% निकाल के आउटर कॉलम में लिख देना और ऐड कर देना। ठीक, अगर फर्नीचर को बताया गया है क्वेश्चन में कि वो हायर किया गया है, मतलब एम्प्लॉयर ने हायर किया उस फर्नीचर को फिर दिया है, तो जितने का भी हायर किया है उस फर्नीचर को पूरा वैल्यू आप ऐड कर दोगे, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक, फिर कोई भी अमाउंट अगर इस रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पे किया है तो वो यहाँ पे आप लेस कर दोगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल भी आपको दिखा दे रहा हूं कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनको रेंट फ्री हाउस मिला है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, अभी हमने सीख लिया है। ठीक, आप पहले चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो जैसा मैंने फॉर्मूला बताया वैसे। तो यहाँ पे बताया गया श्री बिशन नारायण एक डीएम है आगरा के। ठीक है, वो फर्निश्ड बंगलों में रहते हैं। फर्निश्ड बंगलों से कहने का मतलब बंगलों के साथ साथ उनको फर्नीचर भी दिए गए हैं। ठीक, प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। उनका सैलरी बता दिया गया है, रेंट बताया गया है अनफर्निश्ड बंगलों का एज पर गवर्नमेंट रूल इज 2000 पर मंथ। तो जो मैंने कहा था ना लाइसेंस फी एज पर द गवर्नमेंट, तो वो यही है कि मतलब रेंट एज पर गवर्नमेंट रूल तो वो 2000 पर मंथ, यानी कि साल का कितना हो गया 2000 इंटू 12 24,000। आगे बोला है फेयर रेंटल वैल्यू इतना है। ध्यान रखना हमको यहाँ पे फेयर रेंटल वैल्यू से कोई मतलब नहीं, जो सीधे लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट के रूल के द्वारा है वो ले लो, तो 24,000 साल का हो गया। ठीक, आगे बोला गया है कि फर्नीचर जो है वो 1,70,000 रुपीज का है। क्वेश्चन में जब भी कुछ ना बताया गया हो कि फर्नीचर एम्प्लॉयर खुद ओन कर रहा है या फिर रेंट पे लिया गया, तो आप मानना कि जो एम्प्लॉयर हैं, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, कहने का मतलब कि श्री बिशन नारायण एम्प्लॉय हैं, और एम्प्लॉयर कौन है, इनको नौकरी देने वाला कौन है, गवर्नमेंट। तो हम मानेंगे कि
यहाँ पे जो फर्नीचर है ये गवर्नमेंट का खुद का है। तो जब भी फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर रहता था तो हम सीधे क्या करते थे, 10% ऑफ फर्नीचर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे 24,000 और यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्नीचर है 1,70,000 का, तो 1,70,000 का 10% निकालना, यहाँ आ जाएगा 17,000। ये देखो सीधे सीधे 24,000 लिखा आउटर कॉलम में, ठीक, और फिर ऐड कर दिया 10% ऑफ 1,70,000, 17,000, यह आ गया 41,000। फिर हम लेस करते हैं कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय ने पे किया है तो रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, तो यही हो गया हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। इस 41,000 को आप सीधे सीधे जो इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर्मेट होता है वहां पे लिखोगे रेंट फ्री हाउस और 41,000 आउटर कॉलम में, ठीक। अब हम सेकंड कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एक था लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में दो है। पहला कंडीशन, जब अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, यानी कि जो घर एम्प्लॉय को दिया गया हो वो घर एम्प्लॉयर का खुद का हो, ठीक है। और दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया था, जब एम्प्लॉयर रेंट या फिर लीज पे लेके एम्प्लॉय को घर दिया हो, ठीक। तो अभी हम फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं सेकंड वाले का, ठीक। अब एक और चीज जान लो, तीन कंडीशन है, एक गवर्नमेंट और दो प्राइवेट का, तीनों ही कंडीशन में यहां के बाद यानी कि ऐड से लेकर यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा जैसा मैंने पहले कैटेगरी में बताया है, ठीक। हालांकि मैं भी फिर बताऊंगा लेकिन आप जान लो इस चीज को कि तीनों में यहां से यहां तक एकदम सेम है। तो चेंज क्या रहता है, बस ये ऊपर वाला, ठीक। अब देखो, अभी जो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही कि इस साल प्राइवेट एम्प्लॉय में ही चेंज आया है, ठीक। तो अभी तक जो मतलब आपके पहले वाला बैच अभी पास आउट हुआ है उनके लिए बस इतना सा था ये फॉर्मूला कि भाई जब भी अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर रहता है तो पॉपुलेशन के बेसिस पे इन तीनों में से एक रेट लगा दिया जाता है, ठीक। लेकिन इस साल यानी कि असेसमेंट ईयर 2024-25 यानी कि जो आपका बैच है इसमें कौन सा प्रीवियस ईयर काम आना है, प्रीवियस ईयर काम आना है 2023-24। ये मैंने फॉर्मेट वाली वीडियो यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी की पहली वीडियो में ही बता दिया है, ठीक। तो आपका असेसमेंट ईयर है ये, तो आपका प्रीवियस ईयर है ये, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन इस ईयर की जो भी होगी वो आप करते हो। तो ये एक तरीके से समझ लो, ये जो एडिशन है ना, आपको दो रेट्स याद करने होंगे, एक तो ये और एक ये नया वाला। ये क्यों है अभी बताता हूं। ये वाला जो था पुराना वाला रेट्स, ये है 2001 के सेंसस के हिसाब से, और जो नए वाले रेट्स हैं वो हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो जो आपका नेक्स्ट ईयर जो बैच आएगा उसके लिए सिंपली उसको ये याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये दोनों क्यों याद करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वो आपको जानना जरूरी है। ये बताओ आपका प्रीवियस ईयर जो है वो कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जाएगा। कहने का मतलब आपका जो असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए जो आप कैलकुलेशन करोगे वो इस ईयर में जो भी इनकम कमाई गई होगी एसएससी के द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा, उसका आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक। तो रूल ये आया है कि बिफोर 1 सितंबर 2023 तक, मतलब कि एम्प्लॉय का जब भी आप रेंट फ्री हाउस का प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में कैलकुलेशन करोगे ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाले में, तो जब भी 1 सितंबर 2023 से पहले तक का जो कैलकुलेशन करोगे, यानी कि और सिंपल भाषा में अगर आपको जानना है तो 31 अगस्त 2023 तक की जो कैलकुलेशन होगी वो ओल्ड रेट्स के द्वारा होगी, और 1 सितंबर 2023 या फिर उसके बाद का कैलकुलेशन जो है वो होगी न्यू रेट्स के द्वारा। अब दोनों रेट्स के द्वारा कैसे होगा वो मैं आपको इसी वीडियो में अभी आगे क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, ताकि आप समझ जाओ कि कैसे आप सॉल्व करोगे, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पुराने वाले रेट्स आपको याद करा दूं, फिर नए वाले याद कराता हूं, ठीक। देखो एक और चीज जान लो, अगर क्वेश्चन में एक तो ये हो जाएगा कि क्वेश्चन में बोल दिया गया होगा कि जो मिस्टर एक्स एम्प्लॉय हैं वो एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और
अकोमोडेशन जो घर दिया गया है एम्प्लॉय को, वो घर मालिक का यानी कि एम्प्लॉयर का खुद का है, तब तो आप सीधे सीधे भाई पॉपुलेशन वाले बेसिस से सॉल्व कर लोगे इन दोनों रेट से। लेकिन कई बार क्वेश्चन में नहीं बताया रहता है कि वो जो घर है वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या फिर रेंट ऑन टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तब आप कैसे पहचानोगे? अगर क्वेश्चन में कोई भी रेंट फ्री हाउस दिया गया है और साथ में बता दिया गया है कि उस सिटी की पॉपुलेशन इतनी है, तो आप समझ जाना कि अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। 3 कंडीशन होती है। सबसे पहली 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी और 15% ऑफ सैलरी। अब ये सैलरी को आप बेसिक सैलरी भूल से भी मत समझ लेना। हाउस रेंट अलावेंस में जैसे सैलरी का एक फॉर्मूला था ना, वैसे ही रेंट फ्री हाउस के केस में भी ये सैलरी सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं होती है। ये होता है रेंट फ्री हाउस के केस में सैलरी का फॉर्मूला। कहने का मतलब, जब भी एक एम्प्लॉय प्राइवेट एम्प्लॉय हो, उनका आपको रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन करना हो, चाहे वो अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो, चाहे वो अकोमोडेशन टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर हो, आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। सैलरी कैसे निकालोगे? सबसे पहला काम आपका यही रहेगा, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस लोगे, रिटायरमेंट पे होगा तभी लोगे, सिर्फ अगर डीए लिखा होगा क्वेश्चन में तो नहीं लोगे। फिर डियरनेस पे अगर क्वेश्चन में दिया है तो लोगे, बोनस कमीशन दिया है तो लोगे। ठीक, ध्यान रखना, हाउस रेंट अलावेंस में सिर्फ जब कमीशन ऑन सेल्स होता है तब लेते हैं, लेकिन यहां पे कैसा भी कमीशन हो आप लोगे, प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। अब ऑल टैक्सेबल अलावेंस से ये मतलब है कि जब आप क्वेश्चन करोगे, उस क्वेश्चन में जो भी टैक्सेबल अलावेंस होगा उसको भी यहां ऐड कर दोगे। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल, अगर उसी क्वेश्चन में एंटरटेनमेंट अलावेंस भी था और वो फुल्ली टैक्सेबल था, तो वो फुल्ली टैक्सेबल आप यहां पे भी लोगे। ठीक, तो बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट, डीपी, बोनस, कमीशन चाहे जैसा भी हो लेना है, और ऑल टैक्सेबल अलावेंस जो भी उस क्वेश्चन में होगा आप लोगे। इन सबको ऐड करना तो आ जाएगा सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। ठीक, तो अब जो ये आप रेट सैलरी का परसेंटेज निकालोगे ना, वो बेसिक सैलरी का नहीं, ये वाले सैलरी का जो आएगा उसका निकालोगे। ठीक, तो देखो भाई, 31 अगस्त 2023 तक जो आप कैलकुलेशन करोगे वो आप इस रेट से करोगे। तो अगर उस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तब आप क्या कर, ध्यान रखना 10 लाख इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 10 लाख से जब कम हो पॉपुलेशन, तो सैलरी का 7.5% आप लोगे, इस वाले सैलरी का। ठीक, सेकंड कंडीशन, जब पॉपुलेशन ऑफ सिटी 10 लाख हो और उससे ज्यादा हो, लेकिन बिलो 25 लाख हो। और आसान भाषा में अगर समझना है तो 10 लाख से लेकर 24,99,999 तक अगर पॉपुलेशन है, तो इस वाले सैलरी का आप 10% लेना। ये जो मैंने अभी बताया कि इतने लाख तक इसमें आएगा, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। नई जो बुक है आपकी असेसमेंट ईयर 2024-25 HC मेहरोत्रा की जो बुक है, उसमें आप पेज नंबर 103 पे आओगे तो देख लो, लिखा हुआ है, ये देखो लिखा है, बिफोर 1 सितंबर 2023 10 लाख से लेकर 24,99,999 तक अगर पॉपुलेशन है, तो पुराने वाले जो रेट्स हैं वो लगेंगे, सैलरी का 10%। ठीक, उसके बाद लास्ट है, जब पॉपुलेशन 25 लाख हो या फिर उससे ज्यादा हो, कितना भी हो, तब आप सैलरी का 15% लोगे। ठीक, तो फिर से देख लो इसको, जब पॉपुलेशन ऑफ सिटी बिलो 10 लाख होगा तो सैलरी का 7.5%, जब 10 लाख और उससे ज्यादा मगर 25 लाख से कम होगा तो सैलरी का 10%, जब 25 लाख और उससे ज्यादा होगा तो सैलरी का 15%। लेकिन ये वाले रेट्स के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 31 अगस्त तक ही कैलकुलेशन होगा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ओल्ड रेट्स। ठीक, अब आते हैं जो नए वाले रेट्स हैं वो क्या हैं। कहने का मतलब कि 1 सितंबर 2023 से जो उस घर में रह रहे होंगे तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा। कहने का मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपका प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। तो देखोगे अगर आप, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो अगर देखा जाए तो आपके प्रीवियस ईयर के लिए आपको
5 महीने का जो कैलकुलेशन है वो पुराने रेट से कैलकुलेट करोगे, और जो बचे हुए 7 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो बचे हुए 7 मंथ हैं उनका रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन आप करोगे ये न्यू रेट से। टेंशन मत लेना, अभी ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं कैसे आप दोनों रेट्स को एक साथ करोगे। ठीक, देखो वहां पे रेट्स क्या थे, 7.5 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक, यहां ध्यान रखना नए वाले रेट्स में 5 से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक गया है, 15 वाला हटा दो। ठीक, चलो देखो यहां पे सैलरी का 5%, सैलरी का 7.5% और सैलरी का 10%। और फिर से बता दूं, ये सैलरी बेसिक सैलरी नहीं है, ये सैलरी है जो सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस होता है, जो इस वाले फॉर्मूले से आएगा वो है। ठीक, तो आप देखो इसको, जब पॉपुलेशन उस शहर की 15 लाख से कम होगी तो आप सैलरी का 5% लोगे। जब किसी सिटी का पॉपुलेशन 15 लाख टू 40 लाख होगा, कहने का मतलब 15 लाख और 40 लाख पॉपुलेशन इंक्लूडेड, ठीक, तो फिर सैलरी का 7.5%। अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा होगा उस शहर का, 40 लाख से ज्यादा, क्योंकि 15 लाख से लेकर 40 लाख तक तो यहां पे आ गया, तो जब भी 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो सैलरी का 10% आप लोगे। ठीक, तो वो टेंशन मत लो, क्या होगा कि आपके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका असेसमेंट ईयर है 24-25, तो प्रीवियस ईयर होगा 23-24, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इन तीनों में से कोई एक रेट शहर की पॉपुलेशन के बेसिस पे आएगा, और इन तीनों में से कोई भी एक शहर के पॉपुलेशन के बेसिस पे आएगा। ठीक है, ये न्यू रेट्स जो हैं उनका भी पेज नंबर 103 पे दे रखा है। ठीक है, कि भाई 15 लाख से कम है तो 5%, और 15 लाख से लेकर 40 लाख तक है तो 7.5%, और 40 लाख से ज्यादा है तो 10%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है यहां से लेकर यहां तक एक में सीख लिए, तीनों में यही सेम होगा। ऐड यहाँ पे मतलब इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आएगा आप यहाँ पे एक वैल्यू लिखोगे आउटर कॉलम में। ठीक है, ऐड करके दोनों का। उसके बाद अगर फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, मतलब एम्प्लॉयर का खुद का है, तब आप क्या करोगे, जितने का फर्नीचर है उसका सीधे 10% निकालना और ऐड कर 10% निकालना, यहां लिखना और इसमें ऐड करके यहां पे लिख देना। ठीक, मगर जब भी फर्नीचर हायर किया गया होगा बाय एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया होगा उस फर्नीचर को, तब आप क्या करोगे, जितने का भी हायर किया है फुल हायर वैल्यू आप यहां पे लिखोगे, ऐड करके आउटर कॉलम में लिख दोगे। ठीक, ध्यान रखना जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि फर्नीचर खरीदा गया है कि हायर किया गया है, तो आप मानोगे कि फर्नीचर खुद का एम्प्लॉयर का है, ये वाला कंडीशन मानोगे। और जब ये हायर्ड वाला होगा तो वो खुद क्वेश्चन में दे रखा होगा। ठीक, फिर यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद आप लेस करोगे अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया होगा रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड तो। ठीक है, वो क्वेश्चन में बताया गया होगा कि मिस्टर एक्स जो भी एम्प्लॉय हैं उन्होंने इतना अमाउंट रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड पे किया है। ठीक, तो उसको यहाँ पे लिखना, लेस कर देना, आपका आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन ले लो, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करके आपको दिखा दे रहा हूं। जब भी प्राइवेट एम्प्लॉय में अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाला कंडीशन रहेगा तो 31 अगस्त 2023 तक का जो कैलकुलेशन होगा वो पुराने रेट्स के अकॉर्डिंग होगा। कहने का मतलब 1 सितंबर 2023 से पहले तक का कैलकुलेशन पुराने रेट से। अगर शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो सैलरी का 7.5%, 10 लाख और उससे ज्यादा है मगर 25 लाख से कम है तो सैलरी का 10%, 25 लाख है और 25 लाख से ज्यादा है तो सैलरी का 15%। इन तीनों के अकॉर्डिंग जो भी होगा शहर का पॉपुलेशन उसके बेसिस पे आप यहां से निकाल लोगे, बाहर लिख लेना। ठीक है, और वो केवल 5 महीने के लिए लोगे। क्यों, मतलब अभी के हिसाब से बता रहा हूं, आपका जो प्रीवियस ईयर है वो अभी मैं चलो क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताऊंगा। ठीक है, कुल मिला के आपको 31 अगस्त तक केवल ये वाला रेट्स लेना है। ठीक है, जब से वो रह रहे होंगे 31 अगस्त तक। ठीक, और वो 5 महीने एकदम रट के मत चलना भाई, कई बार होगा कि एम्प्लॉय को जो घर मिला होगा वो अप्रैल के बाद क्या पता मिला हो, मई में मिला हो, जून में मिला हो, या क्या पता जुलाई में मिला हो, तो वो 5 महीने रटो मत। एक बस इतना जान लो कि 31 अगस्त तक का कैलकुलेशन इस बेसिस पे होगा। ठीक, उसके बाद
1 सितंबर 2023 को अगर उसको घर मतलब 1 सितंबर 2023 या फिर 1 सितंबर 2023 के बाद का कैलकुलेशन इस बेसिस पे होगा। शहर की पॉपुलेशन 15 लाख से कम है तो सैलरी का 5%, यानी कि ये वाले सैलरी का ध्यान रखना, बेसिक सैलरी की बात नहीं हो रही है। फिर 15 लाख से 40 लाख तक पॉपुलेशन है तो सैलरी का 7.5%, और जब 40 लाख से ज़्यादा है उस शहर का पॉपुलेशन तो सैलरी का 10%, इस वाले सैलरी का। ठीक, दोनों को ऐड करना, यहाँ पे लिख देना। ठीक, फिर अगर फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉय को, तो अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है तो 10% उसका निकालना और यहाँ पे ऐड कर देना। अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दिया है तो जितने का भी रेंट पे लिया है, जितने का भी हायर किया गया है, वो फुल हायर वैल्यू यहाँ लिख देना, ऐड कर लेना। फिर कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय ने रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड पे किया है एम्प्लॉयर को तो वो यहाँ लिख के लेस कर देना, यह आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। जो असेसमेंट ईयर 2024-25 की बुक है एससी मेहरोत्रा की, उसमें पेज नंबर 104 पे आ जाना आप। वहां से मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या क्वेश्चन में आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, पेज नंबर 104 है ये। मैं आपको ये ए वाला कंडीशन करके बताऊंगा, बी वाला आप खुद से ट्राई करना है। ठीक, पढ़ते हैं। अ कंपनी हैज प्रोवाइडेड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन टू एन एम्प्लॉय। एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दिया है, यानी कि रेंट फ्री हाउस दिया है। ठीक, आगे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ अकोमोडेशन। हमको जो वैल्यू है, जो टैक्सेबल वैल्यू है परक्विजिट का, भाई रेंट फ्री हाउस परक्विजिट होता है तो उसका आपको टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक, आगे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस एनुअल 70,000। आगे बताया गया है कि सैलरी 6 लाख रुपीज है, मतलब कि जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी 6 लाख रुपए है साल की। ठीक, फिर ए पॉइंट है द हाउस इज सिचुएटेड इन अ सिटी हुज पॉपुलेशन इज 26 लाख। अब ध्यान दो, मैंने स्टार्टिंग ही में आपको एक चीज बताई थी कि अगर क्वेश्चन में ये बताया गया है भाई प्राइवेट, ये तो आपको पता चल गया होगा यहां से कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है। ठीक, लेकिन ये नहीं मेंशन है कि हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है या फिर टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर है। तो मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन में प्राइवेट एम्प्लॉय हो और सिटी के साथ पॉपुलेशन बताया गया हो तो समझ जाना कि ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है। ठीक, तो हम केवल ए वाला कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको बता दूं, हमको फेयर रेंटल वैल्यू से रेंट फ्री हाउस में कोई मतलब नहीं है, तो फर्स्ट पॉइंट को सीधे निग्लेक्ट कर देना। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं अपना कैलकुलेशन करना। देखो सॉल्यूशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 का 2 का ए वाला हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, रेंट फ्री हाउस जब भी क्वेश्चन आएगा, मैंने बोला था सबसे पहले आप क्या करोगे, जब भी प्राइवेट एम्प्लॉय की बात होगी तो सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस निकालोगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सैलरी का कोई काम नहीं है तो उसमें नहीं निकालोगे, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय की बात हो, चाहे ओन्ड बाय या रेंट पे लिया है एम्प्लॉयर ने, आप सैलरी निकालना सबसे पहले। फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डीपी यानी कि डियरनेस पे प्लस कमीशन प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस। क्वेश्चन में जितने भी टैक्सेबल अलावेंस होंगे वो आप ले लोगे। तो बेसिक सैलरी कितनी बता रखी है क्वेश्चन में, 6 लाख रुपीज। उसके अलावा डीए रिटायरमेंट, डीपी, कमीशन, बोनस ये सब कुछ भी नहीं दे रखा है। तो यही जो बेसिक सैलरी था आपका, ये हो गया सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। तो कंफ्यूज ना होना, हम यहाँ पे बेसिक सैलरी नहीं ले रहे हैं, हमने निकाला सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। इनको बेसिक सैलरी के अलावा और कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए यही हो गया सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। लेकिन सबसे पहले आपका काम है, आप ये निकाल के दिखाओगे एग्जाम में। ठीक, अब ये हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है, ये हमको कैसे पता चली, क्योंकि पॉपुलेशन की बात की गई है इसमें। ठीक है, तो अब आप कौन से असेसमेंट ईयर के लिए सॉल्व कर रहे हो, फॉर द 2024-25 के लिए। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर उसका 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में बस इतना बोला है कि हाउस प्रोवाइड किया गया, तो हम कुछ नहीं बोला है, तो हम मानेंगे कि जो हमारा प्रीवियस ईयर था यानी कि 23-24, उस पूरे प्रीवियस ईयर में जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने उस हाउस को ऑक्यूपाई किया हुआ था, इसलिए हम पूरे साल का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, लेकिन अभी हमने सीखा कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है
उसमें पहले के 5 महीने भाई 31 अगस्त तक पुराने रेट से कैलकुलेशन और 1 सितंबर से नए रेट से कैलकुलेशन। तो देखो इसको, पॉपुलेशन सिटी की कितनी बोली गई है? 26 लाख। तो अभी हम पहले 31 अगस्त तक 31 अगस्त तक कैलकुलेशन करेंगे। तो पॉपुलेशन बोला गया 26 लाख। देखो 25 लाख और उससे ज्यादा की जो पॉपुलेशन है वो इस वाले कैटेगरी में आएगी। तो 26 लाख इस कैटेगरी में फॉल होती है इन तीनों में से। तो आप क्या करोगे, जो ये वाली सैलरी निकल के आई है उसका 15% निकालोगे। तो पॉपुलेशन 26 लाख है यानी कि 25 लाख से ज्यादा है, तो आप निकालोगे 15% ऑफ सैलरी। ठीक है, बट कब तक? 31 अगस्त 2023 तक, 31 अगस्त 2023 तक पुराने रेट से होगा। तो हमारा प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल 2023 को। तो काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 5 महीने। तो जो आप ये पुराने रेट से कैलकुलेशन कर रहे हो इंटू 5 डिवाइड बाय 12। क्यों? क्योंकि 12 महीने होते हैं टोटल, उसमें से 5 महीने का कैलकुलेशन पुराने रेट के हिसाब से होगा। ठीक है, तो अब कर लो इसको। 15% ऑफ 6 लाख, ठीक है, यही तो सैलरी आई थी रेंट फ्री हाउस की, मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 12। ठीक, इसको सॉल्व कर लो आप। तो देखो भाई 6 लाख का 15% पहले कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो गया? 90,000। ठीक है, 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 12। तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 12, ये कितना आ गया? 37,500। अभी ये सीधे आउटर कॉलम में मत लिखना, यहां पे लिखना। इसको 2 कॉलम बना लो, एक इनर कॉलम एक आउटर कॉलम। तो यहां पे लिखो अभी 37,500। ये तो हो गया 31 अगस्त तक का कैलकुलेशन। अब 1 सितंबर से जो कैलकुलेशन होगा वो नए रेट्स पे होगा। तो फिर से देखो, पॉपुलेशन ए वाले में कितना बताया गया? 26 लाख, 26 लाख। तो नए रेट्स पे आ जाओ आप अपने। देखो यहाँ पे जब भी पॉपुलेशन 26 लाख हो तो वो कौन से कैटेगरी में फॉल करेगी इन तीनों में से? तो वो फॉल करेगी आपकी सेकंड कैटेगरी में, 15 लाख टू 40 लाख। ठीक है भाई, देखो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको सॉल्व हो पाएगा। जैसे 26 लाख मैंने पॉपुलेशन देखा तो मुझे तुरंत समझ में आएगा कि ये 15 लाख टू 40 लाख के बीच में आएगा, इसीलिए नए रेट्स में सैलरी का 7.5%। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे 7.5% ऑफ सैलरी, उतनी रहेगी 6 लाख रुपए, मल्टीप्लाइड बाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्योंकि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो मार्च में खत्म हो रहा है और क्वेश्चन में भी साइलेंट है, तो हम मानेंगे कि इन्होंने पूरे साल के लिए ये हाउस ऑक्यूपाई किया हुआ था। तो 5 महीने के लिए पुराने रेट से, 7 महीने के लिए नए रेट। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये दिसंबर तक ही ऑक्यूपाई किए होते घर, दिसंबर के बाद इन्होंने ये घर छोड़ दिया होता, तो हम यहाँ केवल 5 महीने लेते। तो वो आपको ध्यान से लेना है। 31 अगस्त तक का कैलकुलेशन इस वाले फॉर्मूले से, और 31 अगस्त के बाद यानी कि 1 सितंबर से ये वाला। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो। 6 लाख का 7.5%, ये हो गया 45,000। 45,000 मल्टीप्लाइड बाई 7 बाई 12, तो मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 12, ये हो गया 26,250। 26,250, इन दोनों को ऐड करो, 37,500 प्लस 26,250, ये हो गया 63,750। इसको यहां पे लिखो 63,750। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या फर्नीचर के बारे में बात की गई है? ए वाले में नहीं, तो इसलिए हम मानेंगे ये अनफर्निश्ड हाउस है, आपको फर्नीचर वाला कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। इस क्वेश्चन में क्या ये बोला गया है कि कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड एम्प्लॉयर को पे किया गया है? नहीं बोला गया है। तो वो भी आप ये भी मतलब कि
रेंट नहीं पे किया गया है, आप मानोगे एम्प्लॉय ने कोई भी पैसा नहीं पे किया है, तो इसीलिए ये 63,750 जो है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं सही से यहाँ पे, 63,750 यही हो गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। आप इसको सीधे अपने इनकम फ्रॉम सैलरी का जो फॉर्मेट होगा उसमें जाके ये लिख दोगे, ठीक है। ये यहां मैंने 2 बार लिख दिया है, आप एक ही बार लिखोगे इसको, ठीक है। ठीक, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो प्राइवेट एम्प्लॉय में ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाला हो गया। रेट को अच्छे से याद कर लेना, 7.5 10 15 है और इधर 5 7.5 10 है, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से याद कर लो, हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय के सेकंड कंडीशन पे। भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का देख लिया, प्राइवेट एम्प्लॉय में जब घर एम्प्लॉयर का खुद का रहता है वो वाला देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं प्राइवेट एम्प्लॉय यानी कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जब बात होगी और अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, मतलब कि जिस घर में जो घर एम्प्लॉय को दिया गया है वो घर एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी के मालिक ने लीज पे या फिर रेंट पे लेके एम्प्लॉय को दिया है, तब आप क्या करोगे ये है, ठीक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, अभी इसमें मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा, तब उसके बाद लास्ट में लेना, वो समझाते समय करूंगा, ठीक है। तो इसमें भी चेंज आया है और उससे भी पहले बता दूं कि जैसा आपको बता चुका हूं, ये इस ऐड से लेकर यहां तक एक भी चीज चेंज नहीं हुई है, जो भी चेंज हुआ है यहां पे हुआ है। तो ये बिल्कुल वैसे ही तीनों में सेम होगा, तो आपको तीनों फॉर्मूले में बस ऊपर वाला याद करना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए भाई, सबसे पहले आप लिखोगे अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कि जो घर एम्प्लॉय को दिया गया है वो घर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है, तो जितने का भी रेंट पे एम्प्लॉयर ने ले रखा है यानी कि कंपनी के मालिक ने ले रखा है, वो रेंट का अमाउंट यहां पे लिख लेना इनर कॉलम में, ठीक। फिर बीच में लिखोगे और। अब देखो, अभी तक क्या था, बस सीधे सीधे अमाउंट ऑफ रेंट पेड या फिर सैलरी का 15% को कंपेयर कर देते थे, लेकिन अब इसी में एडिशन हुआ है। उससे भी पहले ये सैलरी मैं पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे ये सैलरी बेसिक सैलरी को नहीं डिनोट करती है। रेंट फ्री हाउस में सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन, कैसा भी कमीशन हो ले लेना, प्लस बोनस प्लस क्वेश्चन में जो भी टैक्सेबल अलावेंसेज होंगे वो ले लेना। इन सबको ऐड कर दोगे तो आ जाएगा सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। ऐसे ही हाउस रेंट अलावेंस के लिए सैलरी का दूसरा फॉर्मूला है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी का दूसरा है, तो वो आप देख लेना, ठीक। तो अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जितना रेंट एम्प्लॉयर ने पे किया, या फिर इस वाले सैलरी, ये वाला जो सैलरी आया है उसका 15%, लेकिन कब तक, बिफोर, इसमें भी वही सेम डेट, मतलब कि जो सरकार ने इस बार चेंज किया है वो 1 सितंबर 2023 से किया है, यानी कि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 1 सितंबर 2023 से पहले यानी कि 31 अगस्त 2023 तक का जो कैलकुलेशन है वो आप सैलरी का 15% निकालोगे, ठीक। फिर यहां लिखो एंड 10% ऑफ सैलरी, एंड 10% ऑफ सैलरी ऑन और आफ्टर, मतलब कि 1 सितंबर 2023, 1 सितंबर 2023 को और 1 सितंबर 2023 के बाद का जो भी कैलकुलेशन होगा वो सैलरी का 10% निकाला जाएगा। तो ये भी मैं अभी आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अमाउंट ऑफ रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इनर कॉलम में लिखना। उसके बाद आप क्या करोगे, जो ये ऊपर वाली सैलरी आई होगी उसका 15% निकालना अप टू 31 अगस्त तक, ठीक। उसके बाद फिर, लेकिन ध्यान रखना 31 अगस्त 2023 तक, ठीक। फिर उसके बाद 1 सितंबर 2023 से उस सैलरी का 10% निकालना, दोनों को ऐड करना, यहां लिखना, इन दोनों को कंपेयर करना। और ध्यान रखना इसमें भाई जितने महीने के लिए यूज होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे लिखोगे, वो अभी आगे न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा आपको। दोनों को कंपेयर करना, जो भी लेस होगा उसको यहां आउटर कॉलम में लिखना, ठीक। फिर उसके बाद जैसा कि बता चुका हूं, नीचे का बिल्कुल सेम रहेगा। अगर फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, मतलब कि एम्प्लॉयर का, कंपनी के मालिक का खुद का है, तो भाई फर्नीचर का 10% निकालना, यहां लिखना, इस वाले अमाउंट में ऐड कर देना। अगर फर्नीचर
हायर्ड किया गया होगा, मतलब रेंट पे लिया गया होगा बाय एम्प्लॉयर, तो जितने का भी रेंट पे लिया गया होगा उस फर्नीचर को, वो फर्नीचर यहाँ पे पूरा वैल्यू लिख देना और ऐड कर लेना इसको, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा ये लिख देना। उसके बाद कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय ने पे किया होगा रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड, उसको आप लेस कर दोगे, आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। फिर से देख लो एक बार इसको, जब भी अकोमोडेशन लीज या फिर रेंट पे एम्प्लॉयर लिया होगा और एम्प्लॉय को दिया होगा, तो जो भी रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा वो यहाँ लिखना, और 31 अगस्त 2023 तक सैलरी का 15%, इस वाली सैलरी का, और 1 सितंबर 2023 को और उसके बाद का जो कैलकुलेशन होगा सैलरी का 10%, दोनों को ऐड करना, यहां लिखना और कंपेयर कर लेना। इसको देखो, इन दोनों को ऐड करोगे यहां पे लिखोगे, फिर इसको और इसको कंपेयर करोगे, जो भी लेसर अमाउंट होगा यहां लिख दोगे। फिर फर्नीचर अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो फर्नीचर का 10% निकाल के बाहर ऐड कर लेना। अगर फर्नीचर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो फुल हायर वैल्यू को ऐड कर लेना, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी। कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय ने रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड पे किया है तो उसको लेस कर देना, आपका आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, और इसी को इनकम फ्रॉम सैलरी के फॉर्मेट में आप लिख दोगे। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे भी, बाकी दोनों पे भी हम देख चुके हैं, अब ये लास्ट वाली कंडीशन पे भी देख लेते हैं। पेज नंबर 104 पे इनकम टैक्स की SC मेहरोत्रा बुक असेसमेंट ईयर 2024-25 वाले में, ठीक है। A company took a house on rent and allotted it to an employee. From the following information compute value of perquisite of accommodation. साफ साफ बोल दिया है कि कंपनी ने एक हाउस को रेंट पे लिया और उस हाउस को रेंट पे लेके इन्होंने अपने एम्प्लॉय को अलॉट कर दिया, एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है, ठीक। आगे बताया गया है रेंट पेड फॉर द ईयर, तो रेंट पेड फॉर द ईयर, जब भी हाउस रेंट पे एम्प्लॉयर लेगा, बोला है ना कंपनी टुक अ हाउस ऑन रेंट, तो फिर रेंट भी कंपनी पे करेगा, एम्प्लॉयर पे करेगा, तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कितना है 60,000। आगे बोला गया है सैलरी 5 लाख, ये बेसिक सैलरी हो गई। उसके बाद कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड इन द हाउस, मतलब कि इस घर में 60,000 रुपए का फर्नीचर भी प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन में ये ना मेंशन किया गया हो कि फर्नीचर हायर किया गया है या फिर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है, तो आप मानना कि वो एम्प्लॉयर का खुद का फर्नीचर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। ध्यान रखना, मैं यहाँ घर की बात नहीं कर रहा हूं, पता चला आप कंफ्यूज हो जाओ। घर तो एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी ने रेंट पे लिया है, लेकिन ये जो फर्नीचर है ना, लिख भी दे रहा हूं भाई यहाँ पे मैं, फर्नीचर इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे ये नहीं बोला गया है कि फर्नीचर हायर किया गया है, ठीक है। फिर आगे बोला है रेंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी पर मंथ, तो जैसा कि मैंने बताया था अगर एम्प्लॉय ने कोई भी वैल्यू रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड एम्प्लॉयर को दिया होगा तो उतना अमाउंट लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो भाई, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, ठीक है। और यहाँ पे हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर, कंपनी का मतलब क्या होता है एम्प्लॉयर, जो जॉब देता है, ठीक है। यानी कि प्राइवेट एम्प्लॉय वाले में सेकंड वाले कंडीशन से ये सॉल्व होगा, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, और उसके बाद आप 2 कॉलम बना लोगे। अच्छा देखो, एक मैंने गलती कर दी यहाँ पे, आप नहीं करोगे वो। सबसे पहले जब भी प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में आप रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहला काम, आप फॉर्मेट नहीं बनाओगे, सबसे पहले आप इसके बाद लिखोगे सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। उसका फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक सैलरी प्लस डीए, लेकिन सिर्फ रिटायरमेंट वाला लेना है, प्लस डीपी यानी कि डियरनेस पे, प्लस बोनस, प्लस कमीशन, प्लस जितने भी टैक्सेबल अलावेंसेज होंगे उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वो आप ले लोगे यहाँ पे, ठीक। तो बेसिक सैलरी कितना बोल रखा है? बेसिक सैलरी बोला है 5 लाख रुपए, बाकी और कुछ भी नहीं दे रखा है। तो यही 5 लाख रुपए क्या हो गई? सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। इसको आप अच्छे से सबसे पहले ये हेडिंग डालना, उसके बाद सैलरी निकाल के दिखाना, तब ये फॉर्मेट लिखना, ठीक। अब आते हैं फॉर्मेट पे। तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने साफ साफ क्वेश्चन में बोला है रेंट पेड फॉर द ईयर, तो पूरे साल का रेंट कितना दिया गया है? 60,000। तो अभी इनर कॉलम में आप लिखो
ठीक। उसके बाद और 15% ऑफ सैलरी एंड 10% ऑफ सैलरी। तो इन दोनों में से जो भी लेस होगा वो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक। तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर तो लिख चुके हैं, अब इस पे आ जाओ। तो सैलरी रेंट फ्री हाउस वाली कितनी है, 5 लाख रुपए। तो आप यहां लिखो 15% ऑफ 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई, भाई देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि बस ये हाउस अलॉट किया गया एम्प्लॉय को, तो हम मानेंगे ये पूरे साल के लिए एम्प्लॉय रह रहे थे यहाँ पे। तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से। तो गिनो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त तक का जो कैलकुलेशन है वो यहां तक होगा 15% ऑफ सैलरी से। तो भाई 5 महीने यानी कि, तो 15% ऑफ 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5, टोटल मंथ होते हैं 12, इसलिए डिवाइड बाई 12। इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर पे। तो बहुत सिंपल है, देखो 5 लाख का 15% कितना आ गया, 75,000। उसको मल्टीप्लाई करो 5 से, डिवाइड कर दो 12 से, कितना आ गया 31,250, ठीक। यहाँ पे स्पेस कम रह गया है, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ 31,250, ठीक है। फिर ये वाला आ जाओ भाई, 1 सितंबर 2023 से जो कैलकुलेशन होगा वो इस वाले परसेंटेज पे होगा। तो 10% ऑफ सैलरी, सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस थी 5 लाख, तो 5 लाख का 10% मल्टीप्लाइड बाई, भाई अब सितंबर से लेना है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ही होता है ना हमारा ईयर, तो 7 महीने, मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 12। सॉल्व कर लो। 5 लाख का 10% हो गया 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइड बाई 12, ये हो गया 29,166। ये 0.66 करके जा रहा है तो आप लिख दोगे इसको 29,167, ठीक। इन दोनों वैल्यू को ऐड करो, 31,250 प्लस 29,167, ये हो गया 60,417। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सा वैल्यू लोअर है। तो साफ साफ आपको दिख रहा है ये 417 रुपए कम है, तो जो भी लोअर वैल्यू होती है वही हम लेते हैं। तो ये हो गई लीस्ट वैल्यू, तो 60,000 रुपए को आप लिखोगे आउटर कॉलम में। समझ में आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्नीचर की भी बात की गई है, यानी कि फर्निश्ड अकोमोडेशन दिया गया है, तो हम ऐड करते हैं। बहुत सिंपल सा मैंने बताया था, तीनों ही केस में ये ऐड से सेम रहता है। अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है तो 10% निकाल देना, अगर फर्नीचर एम्प्लॉयर ने हायर किया है तो फुल हायर वैल्यू लिख के ऐड कर देना। लेकिन क्वेश्चन में आप देख रहे हो साइलेंट है, बस बोला है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड इन हाउस, तो आप मानोगे कि फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, तो सीधे यहां लिखोगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यानी कि 10% ऑफ, और फर्नीचर कितने का है 60,000 रुपए का, तो 60,000 का 10% यानी कि 6,000 ऐड कर दो, ये हो गया 66,000, ठीक है। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया होता है रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड, तो मैंने बताया था आपको लेस करना है, तो यहां लिखोगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय लिख दो, या फिर यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि रेंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वही लिख दो रेंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। कुल मिला के अगर हाउस से, रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड एम्प्लॉय से कोई भी वैल्यू ली गई है तो उसको आप यहाँ पे लेस करोगे। तो बोला गया है 1,000 पर मंथ, तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 करो, आउटर कॉलम में लिखो इसको 12,000 रुपए, लेस कर दो इसको 66,000 माइनस 12,000, 66,000 माइनस 12,000, ये हो गया 54,000। तो जो टैक्सेबल वैल्यू हो गई रेंट फ्री हाउस की
1000 हो गई। तो जब भी एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय से कोई भी रेंट चार्ज करता है तो एक तरीके से कंसेशनल अकोमोडेशन कहा जाता है, लेकिन उतना आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। इसको आप सीधे सीधे फॉर्मेट में लिख लोगे। फिर देखो भाई, इस बार का रेंट फ्री हाउस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सबसे पहला काम आप ये करो कि एक फ्रेश पेज पे तीनों फॉर्मेट बना लो अलग अलग, ठीक है। एक एक पेज पे ये फॉर्मेट बना लो, ठीक। उसके बाद वीडियो देख लो, 2-3 बार रिवीजन कर लो और क्वेश्चन लगाते लगाते ये आ जाएगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो आप। पहले ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। सबसे पहले सैलरी का स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये हो गया 31 अगस्त 2023 तक का ये रेट्स, और 31 अगस्त 2023 के बाद का यानी कि 1 सितंबर 2023 से ये वाला रेट्स, फिर ये यहां तक, फिर व्हेन अकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर,